हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और पहले जैसे करते हैं कि पहले भाई उस क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके ऊपर लगने वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे ताकि आगे कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो हमारा गलत ना हो। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं बिना कोई देरी किए। इस क्वेश्चन में बोला है कि ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए इज द टेंजेंट इज ड्रॉन एट ए पॉइंट ए, C is a point on the circle C such that कि BC produce meet the tangent and at P and if angle ACP is 62 डिग्री। भाई इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इस क्वेश्चन में बोला है कि एक है ना हमारा सर्कल है, एक सर्कल बना लेते हैं। भाई हमारा सर्कल है और इसने क्या बोला है, सर्कल का एक सेंटर ओ ए है, सॉरी सेंटर ओ हो गया, ये हमारा ओ सेंटर हो गया और ए बी इज ए डायमीटर। तो भाई एक ए बी डायमीटर ले लेते हैं। भाई ये डायमीटर हमारी ए होगी और ये बी होगी। अब इसने क्या बोला कि ए टेंजेंट इज ड्रॉन एट ए पॉइंट ए पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉन की है, तो टेंजेंट बाई टेंजेंट ड्रॉइंग कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारी भाई टेंजेंट होगी। अब उसने बोला है कि सी इज द पॉइंट ऑफ ए सर्कल सच दैट द बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू मीट द टेंजेंट एट पी। इसने क्या बोला, भाई सी कोई पॉइंट है सर्कल पे, भाई सी या तो इस तरफ भी हो सकता है, भाई इस ए बी आर इस पे भी हो सकता है सी, और इस पे भी हो सकता है, मतलब किसी भी तरह खींच लो, कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई अब मान लो सी में यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ और ये सी पॉइंट है और यहाँ से एक भाई एक बी सी साइड को जब मैं इंक्रीज करूंगा ना, मतलब प्रोड्यूस करूंगा, बढ़ाऊंगा आगे तक, तो ये जाके इस वाली टेंजेंट को पी पॉइंट पे काटेगी। भाई इस तरफ भी ले सकते थे, ये जरूरी नहीं है कि इस तरफ नहीं लूंगा, इस तरफ लूंगा तो ये आगे जाके इस तरफ बन जाएगी, तो कोई वो नहीं है कि भाई हम एक ही तरफ इस तरफ ही क्यों ली, किसी भी तरफ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन ने बोला ये भाई पॉइंट हमारा पी हो गया। अब इसने बोला कि ए पी सी इज 62, जो ए पी और सी ये जो एंगल है ये 62 डिग्री है। भाई जब कभी भी ना डायमीटर देखे ना तो डायमीटर पे कोई एंगल बना दो। हम देख भाई जब मैं इस साइड AC को मिलाऊंगा तो ये डायमीटर पे एंगल बन जाएगा, ये हमारा डायमीटर पे एक एंगल बन गया। अब भाई जब भी हमें पता है जब भी हम डायमीटर पर कोई भी एंगल बनाते हैं, ये डायमीटर पर कभी भी कोई एंगल बनाते हैं वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो भाई ये डायमीटर है हमारी AB और इस पे जो एंगल बन रहा है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। अब भाई ये भी तो हमारा 90 डिग्री होगा क्योंकि जो ये बी सी और पी लाइन एक स्ट्रेट लाइन है और ये 180 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री होगा। अब भाई ये इस ट्रायंगल में देखो ए सी और पी में, मतलब इस वाले में ये जो ए सी एंड पी ट्रायंगल में, तो ये एंगल सी है, ये कितना एंगल ये कितना आ जाएगा, एंगल ये आ जाएगा हमारा 28 डिग्री। अब भाई ना एक कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा, मतलब भाई कोड और टेंजेंट के बीच का रिलेशन, भाई ये है ये वाला आ गया, हाँ ये टेंजेंट और कोड। भाई ये जो एक कोड है हमारी, इस कॉन्सेप्ट को देख लेते पहले। जो ये कोड है ये बी ए कोड और ये टेंजेंट है हमारी एपी। अब भाई इन दोनों कोड के बीच में जो एंगल होता है ना थीटा, तो इस कोड के द्वारा दूसरे मतलब एक तो ये मिनी आर्क हो गई छोटी वाले, ये माइनर आर्क हो गई, और हमें इसकी मेजर आर्क पर जब इस कोड से एंगल बनाते हैं ना तो जो ये एंगल आएगा ना बनेगा, ये भी थीटा एंगल रहेगा। तो भाई ये बस यही कॉन्सेप्ट लग रहा है इस वाले क्वेश्चन में कि भाई ये हमारी जो टेंजेंट है और ये हमारी कोड हो गई, इसे और किसी कलर से कर देते हैं, ये हमारी कोड हो गई, ये कोड हो गई। अब भाई इस कोड और इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 28 डिग्री का। तो भाई इस कोड के ने जो ये बना रखा है ये वाला एंगल, ये ए बी और सी एंगल, जो ये ABC एंगल बना रखा है इसने, देखिए ABC एंगल जो मैं इस पे कर रहा हूँ, ये इस कोड नहीं बना रखा है ना, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, ये भी 28 डिग्री का होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 28 डिग्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन करने से पहले ना एक मतलब सर्कल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। भाई ये फिगर है, इसमें जो ये AP और ये BP है ना ये टेंजेंट है, तो ये एक दूसरे को ना इंक्लाइन कर रहे हैं, मान ले 6 थीटा एंगल पे। तो जो है इस सेंटर पे, इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा ना 180 माइनस थीटा बनेगा। ऐसे ही ये जो एंगल होगा AD और B, ये जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा, मतलब इसका हाफ ही हो जाएगा। और इस पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा, भाई यहां लिख देता हूं 90 प्लस में थीटा बाई 2,
बस भाई ये एक छोटे से कॉन्सेप्ट है जो भाई डायरेक्ट याद रखोगे ना तो ना जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन और डायरेक्ट हो जाएंगे। पर एक ये होता है कि भाई मान लो मैं इसको थोड़ा सा ना इनको हटा देता हूं। मान लो ये एक हमने लाइन खींच दी ए बी पे, अब जो और यहाँ वो हमारा सेंटर होगा, जो एंगल ओ ए बी होगा ये वाला, ये एंगल होगा θ/2 और ऐसे ये एंगल ओ बी ए ये भी एंगल होगा θ/2। तो भाई इनको ध्यान रखियो डायरेक्ट जो रिजल्ट है ना इनके। अगला क्वेश्चन ने बोला है कि एक सॉलिड क्यूब है ऑफ ए साइड 8 सेंटीमीटर, इसने बोला कि 8 सेंटीमीटर की कोई सॉलिड क्यूब है ड्रॉप इन ए रेक्टेंगल कंटेनर of length 16 centimeter and breadth 8 centimeter and height 15 centimeter, which is partially filled with water. If the cube is completely submerged, then the rise of the water level in centimeter. तो भाई इसने क्या बोला, भाई मान लो ये हमारा एक कंटेनर है, छोड़ दो ना ऐसे बना देते हैं, ये हमारा एक रेक्टेंगल कंटेनर है भाई, इसकी इसने लेंथ दे दी है कि भाई लेंथ 16 है, ब्रेथ हमारी 8 है और भाई इसमें जो ये क्या नाम है हाइट है ना हमारी वो 15 है। भाई ये देख ये है ना वैसे वो नहीं होता भाई, इसका एक ढंग से 3D फिगर ही बना लेते हैं। जैसे भाई ये भाई एक क्यूबॉइड हमारे जो रेक्टेंगल कंटेनर हो गया भाई, क्यूबॉइड शेप का ही होता है रेक्टेंगल कंटेनर। भाई इसमें हम एक क्यूब डालेंगे, इसके अंदर हमें एक छोटा सा क्यूब डालना है। अब भाई ये ना थोड़ा सा भरा हुआ है, उन्होंने बोला कि पार्शली फिल्ड है, मतलब मान लो कि ये जो है ना ये इतना भरा हुआ है पानी से बस। अब भाई एक चीज देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है भाई, थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करना। ये अगर मान लो कि मैं ये जो क्यूब है इसको इसके अंदर डुबा दूंगा, तो भाई इसको डुबाने से वाटर लेवल थोड़ा बहुत तो इंक्रीज होगा ना भाई, थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, ये वाटर लेवल इतना इंक्रीज चला जाएगा भाई, ये थोड़ा सा ना, ये मान लो पहले वाटर लेवल इतना था और इसको डुबाने की वजह से मेरा जो वाटर लेवल है ना अब ये इंक्रीज हो गया इतना, जो इन ब्लू ब्लू कलर से कर रहा हूं ना ये भाई इंक्रीज हो गया इतना मेरा। तो भाई ये किसकी वजह से हुआ, ये इस जो क्यूब का वॉल्यूम हुआ होगा इसकी वजह से इंक्रीज हुआ होगा ना। तो भाई देख अब ये जो इंक्रीज, इसमें पूछा कि हाइट कितनी राइज हुआ है, तो राइज कितना होगा भाई L × B, भाई इतनी तो लेंथ तो हमारी ब्रेथ पूरी रहेगी, लेंथ भी इसकी पूरी रहेगी, हाइट तो सिर्फ इतनी इंक्रीज होगी ना, तो हाइट हो जाएगी जो डेल्टा H मतलब जो चेंज हुआ होगा, और वो इक्वल टू कितना रहेगा A क्यूब, मतलब जो इस क्यूब के बराबर का एरिया वॉल्यूम। तो L कितना है हमारा 16, ब्रेथ हमारी 8 है और डेल्टा H, इस H का कोई काम नहीं है, बस ये वैसे ही है, इक्वल टू 8 क्यूब मतलब इसका वॉल्यूम। तो भाई इसको काट देते हैं 2 और इससे ये कितने पे चला जाएगा 1 पे, तो डेल्टा H इजिकल टू कितना आ जाएगा 8/2, तो मतलब 4, मतलब कितना राइज हुआ होगा 4। भाई इसमें बस यही सोचने का कि इस वॉल्यूम जब हम इस चीज को यहाँ पे गिराएंगे ना इस क्यूब को, तो इस क्यूब के गिराने से जो वाटर राइज होगा वो इक्वल होगा इस क्यूब के वॉल्यूम के बराबर। तो बस यही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक इक्विलेटर ट्रायंगल है ABC इज इंस्क्राइब इन ए सर्कल। भाई एक सर्कल के अंदर है ना एक इक्विलेटर ट्रायंगल को ना इंस्क्राइब किया गया, ये हमारा सर्कल हो गया और इसके अंदर हमारा एक ट्रायंगल इंस्क्राइब किया गया। तो ये भाई मान लो ये हमारा ट्रायंगल जो इंस्क्राइब किया हुआ है। अब इसने क्या बोला है, इसकी साइड लिख देते हैं A, B और C। D इज द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, इसने बोला माइनर आर्क, BC की माइनर आर्क। भाई माइनर आर्क यही होगी ना, माइनर का मतलब छोटा होता है, तो BC के द्वारा जो छोटी आर्क बन रही होगी यही होगी। तो भाई देख लेते हैं, इस पे कोई पॉइंट है D, ये सर्कल ही गायब हो गया, 2 मिनट हो गए, सर्कल बना लेते दोबारा। भाई थोड़ा सा ये मान लें, ठीक है, इस BC पे कोई पॉइंट है D, ठीक है। इसने बोला है कि जो एंगल CBD, मतलब ये एंगल CB और D, ये एंगल हमारा कितने डिग्री का है 40 डिग्री का। तो भाई पहले हमें इस CD साइड को और मिला देते हैं। अब भाई इसने बोला है कि CD और ये ABC एक इक्विलेटर ट्रायंगल है,
भाई अगर इक्विलेटरल एंगल है तो इसका हर एक एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का। अब भाई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है भाई, जब इस सर्कल के अंदर हम कभी भी कोई क्वाड्रेटर इंस्क्राइब करते हैं ना, तो उसके आमने सामने वाले जो एंगल है ना, जैसे ए बी और सी और डी, इसके आमने सामने वाले एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ऐसे ही एंगल बी प्लस डी का जो एंगल इसका सम होगा वो 180 होगा। इस क्वाड्रेटर को बोलते हैं, इस क्वाड्रेटर को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटर, साइक्लिक क्वाड्रेटर। तो इसमें ये किस तरह काम आएगा इस वाले क्वेश्चन में, देखो भाई ये देखो जो क्वाड्रेटर, इस पे ध्यान देना, ये ए बी और डी और सी, ए बी डी सी क्वाड्रेटर एक, इसमें अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, एक एंगल ए और एंगल डी एक दूसरे का अपोजिट है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। अगर वो 60 है तो ये कितना हो जाएगा एंगल डी 120 डिग्री। अब भाई ये ट्रायंगल है नीचे वाला, ये एंगल जो ट्रायंगल है ये बी सी डी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग हमें पता है 180 होता है। अगर 180 होता है, ये तो दोनों 160 आ गए, तो ये कितना बचेगा 20 डिग्री का, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री। भाई इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, ये मतलब कॉन्सेप्ट ये डायरेक्ट तो नहीं पूछता, पर हाँ ये है कि क्वेश्चन में लगा देता है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज देख लेते हैं भाई। अगर एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना, तो हमारा जो साइन ए इज इक्वल टू होगा ना वो कोस बी के इक्वल होगा। ऐसे ही जो सेक ए होगा ना वो कोसेक बी के बराबर होगा। ऐसे ही हमारा जो tan होगा ना, tan ए इज इक्वल टू कोट बी के बराबर होगा। और इसी तरह एक और कि भाई साइन स्क्वेयर ए प्लस में साइन स्क्वेयर बी इज इक्वल टू 1 है, और कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू में कोस स्क्वेयर बी इज इक्वल टू में 1 आएगा। भाई ये कुछ नहीं है, कभी सोचो कि भाई डायरेक्ट ये नॉर्मल वही है जो क्वाड्रेट बेस पे होता है कि भाई मैं अगर यहाँ से मैं b की वैल्यू ये निकाल सकता हूँ ना। अब भाई मैं अगर इस वाले में मैं एक करके दिखा देता हूँ, अगर कोस b की जगह इसको 90 माइनस ए रख दूं, और मुझे पता है कि 90 पे एंगल चेंज होता है, और 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 90 पे एंगल चेंज हुआ तो साइन, और 90 माइनस ए मतलब तो साइन ए। तो कुछ नहीं है भाई, कोस b कितना आ गया साइन ए, तो बस ये वही है क्वाड्रेंट बेस पे। और एक भाई ये देख लेते हैं, जैसे भाई सीकेंट ए है भाई, इसको सीकेंट बी को मैं 1/, में साइन बी भी तो लिख सकता हूं, और ये 1/, में साइन बी आ जाएगा। और इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो सीकेंट ए इंटू में साइन बी इजिकल टू कितना आएगा 1 आएगा। ऐसे ही भाई ये कोसेक ए इंटू में कोस बी होगा वो भी 1 आ जाएगा। तो भाई ये कॉन्सेप्ट है 2-3 जो इसमें लगा लेते हैं फॉर्मूले में। अब इस क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं, इसने क्या बोला, साइन 23 इंटू में कोसेक 67 प्लस में सीकेंट 52 और साइन 38। अब भाई अपॉन में इन्होंने ये दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या है भाई, इसमें देखो ये साइन 23 है और ये कोसेक कोस 67 है। तो भाई ये साइन जो कोस 67 है इसको मैं साइन 23 में लिख सकता हूं, तो साइन 23 और गुना साइन 23 तो साइन 23 हो गया प्लस में। अब भाई इस वाले फोकस करो, कोस 23 इंटू में सेक 67, तो भाई इसमें सॉरी साइन 67। अब भाई साइन जो ये कोस है, कोस 23 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, साइन 67 लिख सकता हूं ना। तो ये भी हो गया हमारा साइन स्क्वायर 66 प्लस में। अब भाई मैंने क्या बोला था, अब ये देखो जो ये सीकेंट इंटू में साइन 38 है भाई, इन दोनों का सम 90 है। और मैंने ये अभी कराया था जो सीकेंट ए इंटू में साइन बी हो वो 1 होगा, अगर ए और प्लस बी का सम कितना होगा 90, तो ये भी सीधा 1 आ जाएगा। और ऐसे ही ये कोसेक इंटू कोस वाला, तो ये भी 1 आ जाएगा अपोन में। अब भाई हमें पता है, ये देख लेते हैं, जो ये है कोसेक भाई इसको मैं सेक स्क्वायर 17 लिख सकता हूं ना, तो नीचे हमारा ये सेक स्क्वायर 17 माइनस में टेन स्क्वायर 70 बन जाएगा। और हमें पता है कि जो वो होता है भाई 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं कि भाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजिकल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। तो भाई मैं 1 इजिकल टू में
सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये 1 के इक्वल आएगा। तो भाई थीटा की जगह हमें यहाँ पे 70 रख दिया, तो ये नीचे वाला 1 आ जाएगा। और भाई मैंने अभी बताया था कि साइन ए जो ये वाला है, इसकी साइन ए प्लस में साइन स्क्वायर बी 1 होता है, तो ये 1 बन जाएगा। तो 1 प्लस में 1 प्लस 1 अपॉन में 1, तो ये कितना आ जाएगा 3/1, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भाई ये कॉन्सेप्ट है ना, वीडियो मैंने ना डाल रखी है अच्छी तरीके से, जो समझा रखा है, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है भाई, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड है ना 20 किलोमीटर पर आवर है एक स्टिल पानी में, तो टेक 30 मिनट्स भाई 30 मिनट मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू कवर द सेम डायरेक्शन इन द डाउनस्ट्रीम। भाई इसने क्या बोला है, एक मोटर बोट है जिसकी जो स्पीड है ना वो स्टिल वाटर में 20 किलोमीटर पर आवर। भाई मान लो कि लेट में कर लेता हूं कि जो मोटर बोट की स्पीड होगी ना, मोटर बोट की स्पीड वो x है, और भाई जो उसकी जो स्ट्रीम की भी तो कुछ होगी ना, धारा की जो चाल, तो वो मान लेते हैं y है। अब भाई आगे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन ने बोला कि भाई अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम का मतलब भाई नॉर्मल सा अपस्ट्रीम का मतलब बता देता हूं कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो और जो पानी की जो स्ट्रीम की जो धारा की गति है ना वो आपके अपोजिट साइड है। तो ऐसे में क्या होगा भाई, आपकी स्पीड x है और इस धारा की y है, तो दोनों को जो रिलेटिव स्पीड होगा तो x माइनस वाई हो जाएगी ना। ऐसे डाउन स्ट्रीम जो बोलेगा, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होगा, डाउन स्ट्रीम का मतलब हो जाएगा कि भाई आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो स्ट्रीम मतलब धारा की जो गति है उसी डायरेक्शन में, तो आप दोनों की जुड़ जाएगी ना, तो आपकी जो धारा जो आपकी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई हो जाएगी, और यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगी। अब भाई इस क्वेश्चन ने क्या बोला है कि भाई 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता हूं मैं, भाई 24 किलोमीटर में अपस्ट्रीम जाऊंगा तो x माइनस वाई होगा भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसने बोला है कि इस 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में मुझे ना आधा घंटा फालतू लग रहा है भाई, सेम ही डायरेक्शन में जाता हूं जब डाउन स्ट्रीम से, तो भाई मैं इसमें से घटा दूंगा तो मेरा टाइम आ जाएगा। और इन्होंने कितना बोला है भाई 1/2 आवर्स फालतू लग रहे हैं। अब भाई इस x की वैल्यू तो दी हुई है ना भाई, स्पीड ऑफ बोट है, तो स्पीड ऑफ बोट कितनी है 20, तो भाई पुट कर देते हैं 24 20 माइनस वाई माइनस में 24 अपॉन में 20 प्लस में y इजिकल टू 1/2। अब भाई अगर तुम इस इक्वेशन को सोल्व करने बैठे ना कि एलसीएम लू और फिर माइनस प्लस करूंगा, तो भाई ये ले जाएगा तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम। तो नॉर्मल सी सोचो कि भाई स्टीम की धारा कितनी होगी, तुम्हारी बोट की तो ज्यादा होगी भाई, 1 होगी, ज्यादा ज्यादा 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, हो सकता है 5 चली जाए। तो इनमें से थोड़ा सा करके देख लो। जब मैं अगर 1 रखूंगा भाई, यहाँ पे मैं 1 रखूंगा तो 20 माइनस 1 रखूंगा तो 19 हो जाएगा। और भाई 19 एक प्राइम नंबर है, उसको कटने के लिए प्राइम नंबर की जरूरत है, और ऊपर कोई प्राइम नंबर है नहीं, तो भाई ये 19 तो आने वाला नहीं, और यहाँ पे भी 19 नहीं है, तो ये 19 नहीं आ सकता। अब ये 18 हो सकता है, या फिर मैं 4 रखूंगा तो हो जाएगा, पर भाई 4 रखूंगा तो 16 होगा, मतलब 16 आ जाएगा नीचे। तो भाई जहां तक ये एक दूसरे को काट देते हैं, तो भाई यही कर लेते हैं 16 रख लेते हैं, यहाँ पे 24 आ जाएगा 20 प्लस 4 करके। अब देख भाई 8 या 24, 8 दूनी 16, 24 कम 24, तो यहाँ आएगा क्या 3/2 माइनस में 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। और भाई हमारा 1/2 ही तो लग रहा था, तो भाई y की वैल्यू में निकाल ली डायरेक्ट। भाई थोड़ी सी सोच समझ गए भाई। देखो एक तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि 19 प्राइम नंबर आता है, ऐसे अगर मैं 3 रखता तो भाई 17 आ जाता, वो भी प्राइम नंबर है। और भाई यहाँ पे मैं रखता 20 प्लस 3, तो यहाँ पे 23 आ जाता, वो भी प्राइम नंबर है। तो भाई 2 और 4 में से बचा, आप भाई 2 देख लो या 4 देख लो, इनमें से किसी एक को रख के देख लेना, हो सकता है आगे भी निकल जाए 5 और 6 में से, पर भाई हो सकता मोस्ट प्रोबेबिलिटी इन्हीं में से निकल जाएगी। अब इसको मैं हटा देता हूं, और इस क्वेश्चन ने आगे क्या बोला ये पढ़ लेते हैं। भाई इस क्वेश्चन में बोला है कि हमारी जो x है भाई, x तो अब हमारी कितनी आ गई 20 आ गई, और y हमारी 4 आ गई। अब इसने बोला है कि भाई इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाई 2 किलोमीटर, मतलब हम बोट की स्पीड को 2 इंक्रीज कर देते हैं। भाई अब बोट की स्पीड हमारी कितनी होगी 22 होगी, तो भाई 22 आ गई। एंड देन द हाउ मच टाइम विल टेक टू गो द 39 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, मतलब मैं 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई, तो x कितना है 24 और y हमारा 4, सॉरी x है हमारा 22, तो x 22 प्लस में, अब उसने बोला कि
30 किलोमीटर इन डाउन अपस्ट्रीम, तो 22 माइनस 4। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो भैया कितना आ जाएगा 39/26 प्लस में ये आ जाएगा 30/18। इनको काट देते हैं, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, और ये 6 से 6 5 30 और 3 भाई 3/2 प्लस में 5/3। तो इसको जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा साइड, तो भाई एलसीएम तो 6 आ गया, 9 और 10 19/6। अब भाई डिवाइड करूंगा तो 3 सही 1/6, 3 सही 1/6 आएगा, तो 3 घंटे 10 मिनट लग जाएगी इसको डायरेक्ट। भाई 3 घंटे तो हो गया, और 1/6 का मतलब क्या है भाई, इसको अगर लिखने में दिक्कत आती है कई लोगों को, 1/6 यही है ना हमारा, तो इसको मैं 3 सही 1/6 को इसको 3 + 1/6 लिख सकता हूँ, तो 3 से तो मेरा 3 घंटा हो गया। अब भाई ये 6 है, ये पूरी एक क्वांटिटी को दिखाता है, तो पूरी क्वांटिटी टाइम में कितना होती है भाई 60 मिनट होती है। अगर 6 की वैल्यू कितनी है 60, तो 1 की वैल्यू 10 गुना हो जाएगी, तो इसकी भी 10 गुना हो जाएगी, तो भाई 1 का मतलब 10, तो 3 घंटे 10 मिनट ले लेगा वो। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द अनफिनिश्ड टावर एट द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 78 मीटर फ्रॉम इट बेस इज 30 डिग्री। भाई इसने बोला है कि एक अनफिनिश बिल्डिंग है, और जो कि वो कोई खड़ा होगा ऑब्जर्वर जो भी हो, वो एक उससे 78 मीटर की दूरी पे खड़ा है, और एक अनफिनिश एक टावर है, तो उसका जो एलिवेशन एंगल है वो हमारा कितना है 30 डिग्री। अब इसने क्या बोला है, हाउ मच द हाइयर द टाउन, मुझे इस टावर को कितना हाई कर देना चाहिए कि जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है ना 30 की जगह अब 60 हो जाए, मतलब ये भाई थोड़ा सा और हाइट बढ़ जाए, तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाए। भाई इस क्वेश्चन करने पहले ना इसमें ना 1-2 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। भाई कॉन्सेप्ट ये है, भाई ये दो हमारे जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल एक 90, 30 और 60 का है, ऐसे ही ये 45, 45, 90 का। भाई इसमें क्या है कि 90 के अगर इनमें साइड का रेशो है ये, बस और कुछ नहीं है। भाई इनमें जो साइड का रेशो होगा ना ये होगा 30, 60 और 90 में जो इसकी साइड का रेशो होगा ना वो 1√3 और 2 होगा। ऐसे 45 और 90 के में साइड का जो रेशो होगा ना 1/√2 होगा। बस यही चीज है कि भाई इनके साइड का रेशो। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में इसको लगा के देख लेंगे। भाई एक अनफिनिश टावर है हमारा, भाई ले लेते हैं अनफिनिश टावर एक, ये हमारी लो ये अनफिनिश कोई टावर हो गया, पूरा ही बना लेते फिर बाद में देख लेंगे। अब भाई मैं यहां से देख रहा हूं इसको, यहां तक है भाई, अभी तो फिलहाल हमारा इस पॉइंट तक ही बना है। भाई यहां पे वो ऑब्जर्वर खड़ा था, ये भाई ऑब्जर्वर खड़ा था, जो अनफिनिश टावर है ना ये ए है, और ये पॉइंट हमारा ओ हो गया, और ये ऑब्जर्वर जहां खड़ा था वो बी पॉइंट है। और भाई इसने बोला कि अनफिनिश टावर था, तो उसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन था ना वो भाई 30 डिग्री का था, और वो है ना उससे 78 मीटर दूर पे खड़ा था। अब भाई इसमें बोला कि अब वो टावर को कितना हाई कर देना चाहिए कि जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो मेरा 60 डिग्री हो जाना चाहिए। तो भाई मान लो ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन अब हो गया 60 डिग्री का पूरा। अब भाई एक ना चीज करते हैं ना, पहले इस 78 को हटा देते हैं और इनके ना वही वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो हम पिछली स्लाइड पे पढ़ के आए हैं। भाई ये इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, AOB, ये है ना जो हमारा AOB, इस वाले पे भाई, इस वाले पे करो। इसमें मैंने बोला था भाई अगर ये 30 डिग्री है तो जो एंगल ये A होगा ये 60 डिग्री होगा, और हमने पढ़ा था कि भाई 30, 60 और 90 का रेशो क्या होता है, 30 के सामने 1 होता है, और भाई 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। तो भाई 90 को तो भूल जाओ, 90 की कोई जरूरत नहीं है हमें अभी, तो 60 के सामने हमारा √3 होगा, तो 1 के सामने हमारा 1 हो जाएगा। अब भाई इसने बोला अब बड़े वाले ट्रायंगल पे ध्यान दो भाई, जो ये ट्रायंगल है ना, ये जो इस ट्रायंगल का नाम मैं उस पॉइंट का दे देता हूं, A' तक हमने बढ़ा दिया। अब भाई इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान दो, A', B और O, इस वाले ट्रायंगल में अगर भाई ये साइड, ये जो एंगल है ये अगर 60 डिग्री का है तो मेरा ये एंगल 30 डिग्री का होगा, और भाई 30 डिग्री के सामने 1 होता है, तो ये अगर ये पूरी साइड 1 है तो 60 के सामने √3 हो जाएगी, ये हो जाएगी ना। अब भाई यहाँ पे तो ये √3 बता रहा है, यहाँ पे 1 बता रहा है, तो भाई इनको कर देते हैं क्या, मर्ज, मतलब एक दूसरे को कंबाइन कर देते हैं। अब भाई कंबाइन करूंगा तो मैं इसको √3 बना देता हूँ। भाई मैंने इसको जो 1 है ना, 1 जो यहाँ पे 1 था मेरा,
मैंने क्या किया, इस 1 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा ये √3 आ गया। अब भाई यहाँ पे चेंज किया है तो इस रेशियो के साथ इस पे भी तो चेंज करना पड़ेगा, तो इसे भी √3 में ही तो चेंज करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 3। अब भाई इसने पूछा क्या, बस ये बताना है कि ऑफ द फिनिक्स द सेम पॉइंट हाउ मच हाइयर, मतलब हमें ये वाला जो ये ए डैश और ए है ना, इसके बीच का डिस्टेंस बताना था। भाई देख, इसके बीच ये ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है 1, और भाई ए डैश से लेके ओ तक का डिस्टेंस हमारा 3 आ गया, तो ये बच ए डैश से ए डैश कितना बचेगा 2। अब भाई हमें इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था ना बीओ हमारी कितनी है √3, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी है 78, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई हमारी 78/√3, और हमें चाहिए 2 की वैल्यू। हो गया भाई सोल्व क्वेश्चन, काट लो 3 से भैया, रैशनलाइजेशन जो भी करना है, 3 दूनी 6 और भाई 3 दूनी 6 और 3 6 18, तो 26√3 इंटू में 2 और 26 दूनी 52, तो 52√3 इसका आंसर आ जाएगा कि इतनी हमें बढ़ानी होगी। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आने वाले टाइम में हम ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करते रहेंगे जो आपके पेपर में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक जरूर करना।